हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। प्यारे साथियों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं और ये टॉपिक रहेगा आपका वैदिक कल्चर। और ये वैदिक कल्चर का जो टॉपिक है वो हम लूसेंट की जो सामान्य जीके की बुक आती है उससे हम कवर करने वाले हैं। और अब इस बुक से हम चैप्टर वाइज पेज वाइज एक एक चीज़ को कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ को जब तक ये कंप्लीट नहीं होती तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप इन सीरीज़ को प्ले लिस्ट में जाके वन बाय वन क्लास बाय क्लास चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात है कि जो आपका जितने भी मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम, अगर आप बात करें SSCGL, या अगर हम इसकी बात करें SSCGL या पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे सभी जितने भी हमारे क्लरिकल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसका जितना भी जीके रहता है या जितना भी हमारे पास जनरल नॉलेज रहता है, जीके वाला पोर्शन, ठीक है, वो काफ़ी हद तक इस बुक से कवर हो जाता है। काफ़ी हद तक हो जाता है, इवन दो कि आप लेके चलिए कि 60% सिलेबस को ये कवर कर लेती है। तो इसको पढ़ना सभी छात्र के लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन ये बल्क की बुक है, लगभग 670 पेज की बुक है, तो इसको कवर करना उतना आसान नहीं है। तो हम आपको क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में इसको आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और इंग्लिश मीडियम में ये बुक दी गई है, लेकिन जो हमारा कम्युनिकेशन रहेगा, बोल चाल रहेगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो बने रहे, जुड़े रहे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में और नियर एंड डियर्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वैदिक कल्चर से। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ वैदिक कल्चर, यानी कि जो वेदों का कल्चर था, ठीक है, वेद संस्कृति थी हमारे देश में। किसकी बात करने वाले हम? वेद संस्कृति की बात करने वाले हैं। और वेद संस्कृति हमारे पास 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच मानी जाती है, यानी कि जब क्राइस्ट का जन्म होता है। ठीक है, किसका जन्म होता है? क्राइस्ट का जन्म होता है, उससे 1500 साल पहले। ठीक है, ये सपोज करिए कि हम ये कोई एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हम क्राइस्ट का जन्म मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम ज़ीरो मान लेते हैं। यहाँ के बाद क्राइस्ट का आफ्टर है कि भाई जितनी सालें आफ्टर क्राइस्ट होती है, और ये बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इससे पहले जो भी, जब तक क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ तब तक हम मानते हैं कि एक सपोज किया गया है यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा कि उससे पहले का जितना भी रिसर्च है वो हम बिफोर क्राइस्ट ईरा के नाम से जाने, यानी कि इस पीरियड के पहले जितना भी होगा तो हम उसको बिफोर क्राइस्ट पीरियड से कंसिडर करेंगे। तो इससे पहले हमें जो एविडेंस से पता चलता है कि 1500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट से जन्म के 1500 साल पहले हमारे देश में एक वैदिक कल्चर एग्जिस्ट करता था। और वो कब तक एग्जिस्ट करता रहा? 600 BC तक एग्जिस्टेंस में रहा। अब अगर इसमें बात करें वैदिक कल्चर में, तो ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस की सबसे पहले हमें डेफिनेशन देखने को मिलती है कि जो आर्यंस है, क्या वो ओरिजिनली इंडिया के थे या बाहर से आए थे? तो इसके लिए अलग अलग इसके पीछे मत है, विचारकों के अलग अलग इसके पीछे अपने विचार है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यन स्टिल रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, यानी कि अभी भी इसके ऊपर एक मत रिसर्चर के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा या हिस्टोरियंस के द्वारा नहीं बनाया गया है। अभी भी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि आर्यंस कहाँ से आए, इनका ओरिजिनल होम कौन सा था। इसके ऊपर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैटर्स बने हुए हैं। और सम स्कॉलर्स बिलीव्स दैट द आर्यंस वर द नेटिव टू द सॉइल्स ऑफ इंडिया, यानी कि कुछ का मानना ये है कि जो आर्यंस थे वो भारतीय ज़मीन के ही थे। और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि जो आर्यंस है वो माइग्रेटेड है, वो बाहर से आए हैं। और कुछ जो उसमें प्रमुख इतिहासकार रहे, ठीक है, स्कॉलर्स रहे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर ने अपनी थ्योरी में कहा कि जो आर्यंस है वो सेंट्रल एशिया से आए। कहाँ से आए? वो सेंट्रल एशिया से आए। और दूसरे जो स्कॉलर रहे दैट इज़ BG तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक,
उन्होंने कहा कि दे माइग्रेटेड फ्रॉम द यूरोप या आर्कटिक रीजन। ठीक है, तो ये कुछ एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है, कुछ डिफरेंट थॉट्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीव्स द आर्यन वर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन सेवरल स्टेजेस और वेव्स ड्यूरिंग 2000 BC टू 1500 BC, राइट। कि जो सेंट्रल एशिया से आर्यंस है वो अलग अलग फेज में, यानी कि एक साथ नहीं आए। ठीक है, ये पीरियडिकली 2000 BC से लेकर 1500 BC तक लगातार आते रहे बीच बीच में। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ लाइक बेटर एग्रीकल्चर और बेटर अदर लिवलीहुड्स, फॉर द सर्च ऑफ बेटर लिवलीहुड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इनका जो माइग्रेशन होता है वो अलग अलग समय में होता है, और इसमें लगभग हम 500 साल को कंसीडर करते हैं, जो 2000 से लेकर 1500 BC के बीच की मानी जाती है। उसके बाद इसमें बोगसकाई इंस्क्रिप्शंस के अनुसार, ठीक है, बोगसकाई इंस्क्रिप्शंस जिसमें कि एशिया मिनर या टर्की विच मेंशन 4 वैदिक गॉड्स दैट इज इंद्रा, वरुणा, मित्रा और नास्त्याज प्रूव्स सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड। मतलब कि इस जो हमारे पास बोगसकाई इंस्क्रिप्शंस है वहाँ से हमें पता चलता है कि इसमें जो हमारे प्रमुख 4 देवता है, ठीक है, वैदिक देवता है, वो कौन कौन से हैं, जिसमें कि हमारे पास है इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्याज। इसमें मेंशन किया गया है कि जो आर्यंस है उनका होमलैंड कौन सा है, सेंट्रल एशिया ही रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो दैट इज नेक्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, दैट इज कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द ग्रुप दैट कम टू इंडिया फर्स्ट सेटल्ड इन द प्रेजेंट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड द पंजाब। कि ऐसा कहा जाता है कि जो पहला ग्रुप आर्यंस का इंडिया की तरफ मूव ऑन हुआ वो क्या कहाँ पे हुआ, प्रेजेंट जो फ्रंटियर है हमारा, और साथ ही साथ इसके लगते जो एरिया है जैसे पंजाब है उसमें, एंड देन कॉल्ड सप्ता सिंधु, देन कॉल्ड सप्ता सिंधु दैट इज रीजन ऑफ 7 रिवर। तो इसको उन्होंने क्या कहा था, इस जो पार्ट है उस पार्ट को उन्होंने सप्त सिंधु के नाम से जाना था। और सप्त सिंधु का मतलब है कि 7 नदियों का क्षेत्र, 7 नदियों के क्षेत्र से। तो दैट इज द नेम गिवन बाय द आर्यन, सप्त सिंधु नेम गिवन बाय द आर्यंस। ये याद रखिएगा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे लिव्ड हियर फॉर मैनी सेंचुरीज एंड ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द इंटीरियर्स टू द सेटल्स इन द वैली ऑफ द गंगाज एंड द यमुनाज। तो इस तरह से क्या है कि जैसे सपोज करिए कि ये हमारा इंडिया का मैप है कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये सपोज करिए एक थोड़ा सा मैंने इसको एक रफ मैप बनाया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसमें आर्यंस के अराइवल्स की बात करते हैं तो इसमें हम ये देख पाते हैं कि जो आर्यंस है वो हम ये मानते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से, ये हमारा सेंट्रल एशिया, यहाँ से मूव ऑन किए तो यहाँ पर वो सेटल हुए और पंजाब में हुए। और पंजाब के बाद जो ये वाला एरिया था हमारे जैसे यूपी एंड ऑल, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, तो इधर सारा का सारा उत्तराखंड, ठीक है, ये सारा एरिया है और बिहार का एरिया, ठीक है, तो ये सारा का जितना एरिया है यहाँ तक ये काफ़ी फर्टाइल लैंड है। ठीक है, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा ये फर्टाइल लैंड है। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे माइग्रेट होते गए। यहाँ पर जो ये सेंट्रल जो इंडिया है यहाँ पर ये सबसे पहले नहीं पहुँचे, ये लेटर ऑन पहुँचे। ठीक है, मूव ऑन किए, ग्रेजुअली अंदर की तरफ आए, जिसमें कि गंगा के मैदान और यमुना रिवर के आसपास इन्होंने अपना फिर सेटलमेंट करना शुरू किया। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि अब यहाँ से जो वैदिक पीरियड है लिटरेचर है उससे हमें क्या मालूम होता है, कौन कौन से लिटरेचर थे। ठीक है, साहित्यों का विकास कितना हुआ था उस समय 1500 BC से 600 BC के बीच। तो हम इसमें अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो साहित्यों में महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, दैट इज इट इज़ प्रेज्यूम्ड दैट द ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड व्हाइल द आर्यन वर स्टिल इन द पंजाब। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि
जो हमारे पास ऋग्वेद की रचना है वो आर्यंस के अराइवल के दौरान हो चुकी थी। यानी कि जब आर्यंस पंजाब में एग्जिस्ट कर रहे थे तो उस समय हमारे ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद भी है, प्रमुख वेद भी है, भारतीय संस्कृति का वेद है, तो वो उस समय तक लिख लिया गया था। और उसके बाद it is presumed that the Rigveda was composed while the Aryans were still in the Punjab. Then Vedic literature comprises of four literary productions. जो हमारे पास वैदिक लिटरेचर है उसमें चार प्रमुख लिटरेरी प्रोडक्शंस हुई, जिसमें कि हमारे पास पहली क्या है, द संहितास। ठीक है, पहला क्या है इसमें, संहिता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, वेदास। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेदास। दूसरा है ब्राह्मणास, तीसरा है अरण्यकास और चौथा है उपनिषद। ठीक है, तो ये चार प्रमुख वैदिक लिटरेचर है हमारे पास। ठीक है, जो वेद है, वेद हमारे पास श्रव्य है, जो जिसको हमने सुना है। ठीक है, द ब्राह्मणास है, फिर अरण्यकास है, फिर उपनिषद है। ठीक है, उसके बाद वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन अप in course of time and was really handed down from generation to generation by word of mouth, hence these are called the shruti or to hear। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे वैदिक लिटरेचर है वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी हम सुन के, बोल के, मौखिक तौर से एक दूसरे को इसको समझाते गए, बोलते गए, और ये ट्रांसलेटेड होता गया। पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या है, आगे ट्रांसलेटेड होता गया, ट्रांसफ़र होता गया। तो इसलिए इसको हम, इस जो वैदिक लिटरेचर है इसको हम क्या कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं, श्रव्य भी, सुना गया या टू हेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो वैदिक लिटरेचर है उसको हम क्या कहते हैं, श्रुति या सुना गया। ठीक है, यानी कि सुना गया, किससे सुना गया, जो हमारे एंसेस्टर थे। जैसे कि सपोज करिए कि मेरे जो एंसेस्टर है वो मुझे वेदों के बारे में बताते और मैं अपने आने वाली जनरेशन को बताता, और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को इसको ट्रांसफ़र करती। ठीक है, तो ये इस तरह से आगे इस विचार को आगे से आगे ले जाया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ वैदिक लिटरेचर आर वेदास, एंड द वेदास आर कॉल्ड द aparsya, that is not created by man but God gifted, and nitya, that is existing in all eternity। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो अपौरुषयास है, अपौरुषयास, ठीक है, यानी कि ये पुरुष से बाहर है, यानी कि ये मैन मेड नहीं है, आदमी ने इसकी रचना नहीं की, ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है। जो वेदास है हमारे पास, लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है, ऋग्वेद, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, भगवान के द्वारा स्वयं की गई है। और साथ ही साथ जो इसकी एग्जिस्टेंस है, यानी कि इसकी जो एग्जिस्ट रहेगी वो एटर्निटी है, यानी कि ये चिरस्थायी है, ये कभी ना ख़त्म होने वाली है और ना कभी पैदा होने वाली है। आप इस तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं। राइट, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, देयर आर 4 वेदास। हमारे पास कितने वेद हैं, 4 वेद है, जिसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। द फर्स्ट 3 वेदास आर जॉइंटली कॉल्ड वेदात्री। ठीक है, वेदात्राई। ठीक है, क्या कहलाता है ये, वेदात्रयाई। ठीक है, वेदात्रयाई, या इसको हम ट्रियो ऑफ वेदास के नाम से जानते हैं। ठीक है, त्रिवेणी, एक तरह का ट्राइंगल्स, त्रिवेदी। ठीक है, तो इस तरह से वेदात्राइस के नाम से इसको जानते हैं। 3 प्रमुख वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास। उसके बाद आता है ऑफ द 4 वेदास द ऋग्वेदास। जो ऋग्वेद है दैट इज कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि जो ऋग्वेद है ये संसार का, विश्व का सबसे पुराना टेक्स्ट माना जाता है। एंड देयरफॉर इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट testaments of mankind, and the Rig Veda contain 1028 hymns। ठीक है, कितने, 1028 इसमें hymns है, जो कि 10 अलग अलग मंडल्स में डिवाइड है। और 6 मंडल्स, जो 6 मंडल्स है फ्रॉम
सिक्स सेकंड टू सेवन्थ मंडल, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 6 मंडल है। इनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड गोत्रा या वंशा मंडलाज या कुल ग्रंथा। इनको हम क्या कहते हैं? कुल ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ साथ द फर्स्ट एंड द 10th मंडल्स आर सेड टू हैव बीन एडेड लेटर। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वो उस समय ओरिजिनली इसमें नहीं थे, ये बाद में इसमें ऐड किए गए हैं। एंड द 10th मंडल कंटेन द फेमस पुरुषा सूक्ता विच एक्सप्लेन्स द 4 वर्णास। जो 10वां मंडल है उसमें पुरुषा सूक्ता को इंक्लूड किया गया है, और ये 4 वर्णास की बात करते हैं। जो हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ वर्ण है, ठीक है, दैट इज ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पेपर में कि जो हमारे पास वर्ण सिस्टम है वैदिक में कौन से मंडल्स में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर कौन से वाला रहने वाला? 10th मंडल में हमें पुरुषुक्ता में ये बताया गया है कि देयर आर 4 वर्णास, जो कि कौन कौन से हैं? ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। और उसके साथ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा वर रिसाइटेड बाय O3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे द सामवेदा। जो सामवेद है बुक ऑफ चार्ट्स। ठीक है, ये कैसी बुक है? बुक ऑफ चार्ट्स, मतलब कि उच्चारण। ठीक है, हैड 1549 हाइमन्स। कितने हैं? 1549 हाइमन्स हैं इसमें। और हमारे पास ऋग्वेदा में कितने थे? 1028। ऑल हाइम्स एक्सक्लूडिंग 75th वर टेकन फ्रॉम द ऋग्वेदास। मैक्सिमम इसमें कहाँ से लिए गए? ऋग्वेदा से। द हाइम्स ऑफ द सामा वेदा वर रिसाइटेड बाय उदगायत्री। किसके द्वारा ये रिसाइट किए गए? उदगायत्री। दिस वेदा इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक, राइट। देन आता है यजुर्वेदा, बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बलि के लिए प्रार्थना, बलि प्रार्थना या बलि प्रेयर, बलि जो प्रथा है, तो उस सभी का जो विवरण हमें मिलता है वो यजुर्वेद में मिलता है। एंड इज़ अ रिचुअल वेद्स। ठीक है, इससे हमें प्रथा के बारे में पता चलता है कि कैसी कैसी प्रथाएं हमने फॉलो करनी है। उसमें बताया गया है कि जो सेक्रीफाइस है वो क्यों ज़रूरी है, और इसको सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कैसा सेक्रीफाइस करना चाहिए, कब सेक्रीफाइस करना चाहिए, किन किन चीज़ों का सेक्रीफाइस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें यजुर्वेद में बताई गई है। एंड इट्स हाइम्स वर रिसाइटेड बाय द अध्वर्युज। किसके द्वारा? अध्वर्युज। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 भागों में विभाजित है, जिसमें हमारे पास क्या है? कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ला यजुर्वेदा। ठीक है, कृष्ण यजुर और शुक्ल यजुर्वेदा में ये डिवाइडेड है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट 2 विच आर इन वर्स एंटायरली, दिस वन इज इन बोथ वर्स एंड प्रोजेस, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास देन अथर्ववेदा, बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। द फोर्थ एंड द लास्ट वन कंटेन्स द चार्म्स एंड स्पेल्स ऑफ वर्ड of evils and disease. For a very long time it was not included in the category of Vedas, right? So the Brahmanas, अभी इसमें हम नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे that is the Brahmanas explain the hymns of the Vedas। ठीक है, कि जो जितने भी इसमें hymns रिटर्न किए गए हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन ब्राह्मणास में दी गई। जो वेदा के बाद लिखे गए ब्राह्मणास, they were written in prose and ritualistic in nature. Brahmana means sacrifice. Brahma means sacrifice. The various sacrifices and rituals have been elaborately discussed in the Brahmanas. Every Veda has several Brahmanas attached to it. Right? ऋग वेदा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ऋग वेदा में अतर्या और कौशितिकी या सांख्य। सामवेदा में पंचविशा
दैट इज टांड्या महाब्राह्मणास, और शतविंश दैट इज चंदोग्या या जैमिनिया, या कौन सा जैमिनिया, आप इसको याद रखिएगा। और यजुर्वेदा में आता है षटपथा या द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्राह्मणास, एंड तैतेरिया, एंड कौन सा था, तैतेरियास। उसके बाद आता अथर्ववेदा में दैट इज गोपथा, ठीक है, दैट इज गोपथा, राइट। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारे पास द वर्ड आर्यन मीन्स द फॉरेस्ट, सॉरी अरण्या, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको आर्यन पढ़ दिया, बट दिस इज अरण्या, ठीक है, अरण्यकाज, ठीक है, मीन्स फॉरेस्ट, मतलब जैसे अरण्य बोलते हैं हम संस्कृत में अरण्य, ठीक है, दैट इज क्या है, फॉरेस्ट, जंगल को। द फॉरेस्ट टेक्स्ट वर कॉल्ड अरण्यकाज बिकॉज दे वर रिटन मेनली फॉर द हर्मिट्स एंड द स्टूडेंट्स लिविंग इन द जंगल, ठीक, जो कि जंगलों में रहते थे। कौन कौन, जो हर्मिट्स होते थे या स्टूडेंट्स होते थे। या द अरण्यकाज आर द कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ द ब्राह्मणास। एंड लास्ट वन है हमारे पास उपनिषद आर फिलोसफिकल टेक्स्ट। जो उपनिषद है ये टोटल का टोटल कैसा है, फिलोसफिकल टेक्स्ट है, एंड दे आर जनरली कॉल्ड वेदांता एज दे केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदा, एंड देयर आर 108 उपनिषद्स एंड बृहद्रण्यकाज एंड इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, ठीक है। जो हमारे पास बृहद्रण्यकाज है वो कैसा हमारे पास सबसे पुराना उपनिषद है। तो ये हमने यहाँ पर इसका पहला पार्ट फिनिश कर दिया है वैदिक लिटरेचर का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे लिटरेचर ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। होप सो कि आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंड हो चुका होगा लूसेंट बुक का। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, कीप शेयरिंग एंड watching. Thank you.